ये बताया था, इन्होंने बोला था। ठीक है, आर ओस्टगोल। चलिए देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। ऐसे तो हम आपको बता ही चुके हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या हुआ। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब हुआ कि रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो रिएक्टेंट्स होते हैं, रिएक्टेंट्स के कंसेंट्रेशन का जो एक्सपोनेंट या पावर होगा उसका समेशन या सम जो होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, थोड़ा डिटेल में। तो अब डिटेल में मतलब क्या है तो देखिएगा ध्यान से। पहला बात तो ये कि किसी भी रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है वो एक थ्योरेटिकल बात नहीं है, वो एक एक्सपेरिमेंटल बात है। मतलब आप किसी भी रिएक्शन के ऑर्डर को थ्योरेटिकली डिटरमाइन नहीं कर सकते, आपको जब भी करना तो आपको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तभी आप रिएक्शन का ऑर्डर निकाल पाएंगे, अदरवाइज रिएक्शन का ऑर्डर निकालना मुश्किल क्या मतलब नहीं निकलेगा, आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, किसी रिएक्शन को देख करके ऑर्डर के बारे में कुछ नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, हाँ कुछ इंफॉर्मेशन दिया रहे, यदि उस रिएक्शन में कुछ इंफॉर्मेशन दिया रहे, कोई क्लू दिया रहे तो फिर अलग बात है, जैसे रेट कांस्टेंट का यूनिट दिया रहे या फिर अलग अलग तरीके से निकालेंगे हम लोग। ठीक है, लेकिन इसका जो मेन है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने का वो क्या है, एक्सपेरिमेंटल। तो सबसे पहले कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, थ्योरेटिकल बात है नहीं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको ये है कि किसी भी रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है वो निगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, साथ में फ्रैक्शनल हो सकता है। ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, कोई पॉजिटिव वैल्यू 1 2, कल तो बताए थे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड, ये सब क्या है, पॉजिटिव में ही तो है। जीरो भी हो सकता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फ्रैक्शनल भी हो सकता है इवन। ठीक है, तीसरा बात जो आपको याद रखना है कि मान लीजिए आपको कोई रिएक्शन दे दिया कि अल्फा ए प्लस बीटा बी, यहाँ से आपको गामा सी प्लस डेल्टा डी दे दिया इस तरह का जनरल फॉर्म में, तो जो रिएक्टेंट्स के स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है, रिएक्टेंट के क्या स्टैक्योमेट्रिक जो कोफिशिएंट है उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है। मतलब हम ऐसा नहीं बोल सकते जैसे ए का स्टैक्योमेट्रिक कितना है अल्फा, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि ए का ऑर्डर अल्फा होगा या अल्फा से क्या कहते हैं अल्फा के इक्वल होगा, अल्फा से कम होगा, ज्यादा होगा, कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है। मतलब कि किसी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स के स्टैक्योमेट्रिक वैल्यू होता है उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। ठीक है ना, उसके बाद देखिए, नहीं समझ में आ रहा है, आ रहा है ना, हाँ ठीक है। उसके बाद देखिए किसी रिएक्शन का जो ऑर्डर है ना वो बदल सकता है, यदि हम लोग टेम्परेचर चेंज करें या प्रेशर चेंज करें तो उस केस में आपको जो रिएक्शन है उसका ऑर्डर बदल सकता है। ठीक है ना, जैसे कोई जीरो ऑर्डर का है तो हो सकता है प्रेशर टेम्परेचर चेंज करने पे फर्स्ट ऑर्डर का हो जाए, कोई सेकेंड ऑर्डर का है टेम्परेचर प्रेशर चेंज करने पर फर्स्ट ऑर्डर का हो जाए, फर्स्ट ऑर्डर का है सेकेंड ऑर्डर का हो जाए, एंड इस तरह से। ठीक है, जनरली फर्स्ट ऑर्डर चेंज नहीं होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर का एक अलग कहानी है। बाकी रिएक्शन का ऑर्डर आपसे पूछा जाएगा कि आप बताइए कि किसी रिएक्शन का ऑर्डर जो है चेंज कर सकता है कि नहीं, तो बोलेंगे हाँ कर सकता है, यदि टेम्परेचर प्रेशर बदल दे तो उस कंडीशन में रिएक्शन का ऑर्डर बदल सकता है। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा, पहला बात हम आपको बताएं कि ऑर्डर का जो कंसेप्ट था, किसी रिएक्शन के ऑर्डर के बारे में जो कंसेप्ट दिया था ओस्टवॉल्ड साहब ने दिया था। उन्होंने ये कहा था कि किसी भी रिएक्शन के स्टैक्योमेट्रिक रेशियो का या स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स का उसके रिएक्टेंट के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, कोई लेना देना नहीं कहेंगे, डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। बाकी सब जो पॉइंट बोले सब कुछ लिखाया हुआ है कॉपी में, देख लीजिएगा आप लोग। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से क्या है कि हमारे पास जो केमिकल रिएक्शन हो सकते हैं, जो दिया हुआ हो ना, वो दो तरह का दिया जा सकता है। एक होगा सिंपल रिएक्शन, एक कौन सा रहेगा, सिंपल रिएक्शन। ठीक है, और दूसरा रहेगा आपको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। मतलब सिंपल रिएक्शन को आप बोल सकते हैं सिंगल स्टेप रिएक्शन, सिंगल स्टेप रिएक्शन, या फिर इसको बोल सकते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री। ठीक है ना, रिएक्शन। और जो कॉम्प्लेक्स है वो मल्टी स्टेप रिएक्शन होता है, मल्टी स्टेप रिएक्शन होता है।
ये सिंगल स्टेप में कंप्लीट नहीं होगा, एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट होगा। सब काम रियल मतलब एग्जांपल ले करके हम दिखाएंगे कि कौन सिंगल है कौन। आप देखिएगा ध्यान से। यदि आपको ऑर्डर बोला जाए कि सिंपल रिएक्शन के लिए निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ऑर्डर बोला जाए यदि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो किसी सिंपल रिएक्शन के लिए जो ऑर्डर होता है, किसी सिंपल रिएक्शन, सिंगल स्टेप रिएक्शन या एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए जो ऑर्डर होता है, मतलब जो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाता है, एक से ज्यादा स्टेप में मतलब इंटरमीडिएट नहीं बनता है, रिएक्टेंट से सीधा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, बीच में कोई इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, तो उसको बोलेंगे सिंपल रिएक्शन, सिंगल स्टेप एलिमेंट्री। ठीक है। अब इसमें जो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा रिएक्टेंट का, वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। जैसे कि हम बोले कि मान लीजिए ए से कन्वर्ट हुआ, यहाँ पे प्रोडक्ट कन्वर्ट हुआ है और ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है मान लीजिए, तो उस सिचुएशन में हम लोग सीधा बोलेंगे कि ये यदि एलिमेंट्री रिएक्शन है तो उस केस में आपको क्या बोलेंगे, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना रहेगा, 1 रहेगा, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री कितना है इसका, 1। उसी तरह से बोला जाए कि ये यदि आगे 2 लगा दो और ये बोल दे कि ये सिंपल रिएक्शन है तो इसका मतलब ऑर्डर भी कितना हो जाएगा, 2। यदि आपको 3 बोल दे तो उस केस में ऑर्डर भी कितना बोलेंगे, 3। लेकिन ये मेंशन होना चाहिए कि रिएक्शन किस नेचर का है, एलिमेंट्री नेचर का है। ठीक है, या फिर सिंपल रिएक्शन है। कल हम ये भी बताए थे कि किसी रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो 0 से, अभी तो लिखाए थे पॉजिटिव में 1 2 3, 1 2 3 तक तो हमारे पास है। 3 के बाद जो रिएक्शन है, मतलब ऐसे रिएक्शन जिसका ऑर्डर 3 से ज्यादा हो, ऐसा हमारे पास कोई रिएक्शन प्रेजेंट नहीं है, मतलब हम लोग के लेवल में नहीं है वो। ठीक है, तो यदि ऑब्जर्व होता तो हम लोग बताते कि क्या है, नहीं है। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का वैल्यू 3 से ज्यादा हो सकता है, पर ऐसा कोई रिएक्शन नहीं है जिसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो, 3 से ज्यादा। ठीक है, लेकिन ऑर्डर 3 से ज्यादा हो सकता है। तो ये सिंगल स्टेप के लिए तो बहुत आसान है कि स्टोइकियोमेट्री देखिए और वही क्या रहेगा उसका ऑर्डर। जैसे कह दिया कि फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन, समझ जाइए कि ऑर्डर बराबर कौन सा, स्टोइकियोमेट्री। तो फॉर सिंपल रिएक्शन, सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए ऑर्डर इज इक्वल टू क्या रहेगा, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू स्टोइकियोमेट्री। ठीक है ना, जो स्टोइकियोमेट्री है वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी होगा। अब चाहे इसमें एक रिएक्टेंट इन्वॉल्व हो चाहे एक से ज्यादा, जैसे बोला A प्लस बी रिएक्शन किया, क्या बनाया, प्रोडक्ट। अब बोलेंगे एलिमेंट्री रिएक्शन है तो बताओ A के आगे कितना है, 1, B के आगे कितना है, 1, तो ऑर्डर इस रिएक्शन का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि यदि किसी रिएक्शन का ऑर्डर 3 से ज्यादा आ रहा है, जैसे ऐसे हम बोल दें कि कोई रिएक्शन है, नहीं बोला कि एलिमेंट्री है कि कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं, अंदाजा ये लगा सकते हैं कि यदि रिएक्शन का ऑर्डर 3 तक आया है, जैसे स्टोइकियोमेट्री को ऐड किया, वैल्यू 3 तक आया है, तो उस केस में वो एलिमेंट्री भी हो सकता है, मतलब सिंपल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। लेकिन यदि 3 से ज्यादा हो गया ऑर्डर, जैसे कि हम बोले यहाँ पे कि 3A प्लस 4B, ऐसे बोल दे आप प्लस 6C और यहाँ से कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, तो स्टोइकियोमेट्री को जोड़ेंगे कितना होगा, 3 प्लस 4 प्लस 6 इक्वल टू कितना, 13 हो गया। तो ये रिएक्शन निश्चित तौर पे क्या रहेगा, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन रहेगा। मतलब इन जनरल आप याद रखिएगा अपने लेवल में कि यदि ऑर्डर 3 से, मतलब स्टोइकियोमेट्री का सम 3 से एक्सीड किया, तो उस केस में रिएक्शन डेफिनेटली क्या रहेगा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है ना, और 3 तक है तो उस केस में दोनों सकता है, वो सिंपल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। समझ में आया। अच्छा अगला देखिए। तो भाई एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए, सिंपल रिएक्शन के लिए बहुत आसान है ऑर्डर पता करना, बस स्टोइकियोमेट्री देख लीजिए क्या है रिएक्टेंट का, वही क्या कहलाएगा, उसका ऑर्डर कहलाएगा। ठीक है, अच्छा अगला देखिए। यदि कोई रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है तो उस केस में ऑर्डर कैसे निकालेंगे। तो देखिए यदि कोई रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है तो ये जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हम क्या लिखे, मल्टी स्टेप रिएक्शन, मतलब इसमें कम से कम 2 स्टेप होंगे। ठीक है, कम से कम कितने स्टेप होंगे, 2 स्टेप होंगे। हम एग्जांपल भी लेंगे, पहले समझ लीजिए क्या होता है। तो किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जितने भी सारे स्टेप्स ले रहे हैं, जैसे कि स्टेप 1 में ये बना, स्टेप 2 में भी ये बना, स्टेप 3 में ये बना, तो जितने भी सारे स्टेप्स उसमें इन्वॉल्व होंगे वो सारे इंडिविजुअल स्टेप्स को हम लोग क्या कहेंगे, एलिमेंट्री स्टेप कहेंगे या फिर एलिमेंट्री रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, नहीं समझे। जैसे हम बोले कि कोई रिएक्शन है
वो रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट हुआ, तो स्टेप 1 हुआ, दूसरा कौन सा स्टेप 2। तो इसमें पहला जो स्टेप है दूसरा स्टेप है, दोनों को इंडिविजुअली क्या कहेंगे, एलिमेंट्री स्टेप कहेंगे, ठीक है ना। एलिमेंट्री स्टेप कहेंगे बेटा, एलिमेंट्री रिएक्शन भी बोल सकते हो, बट एलिमेंट्री स्टेप क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का स्टेप बाय डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टेप 1 एलिमेंट्री स्टेप होगा, स्टेप 2 एलिमेंट्री स्टेप होगा। उसी तरह से मान लो स्टेप 3 है, ठीक है ना, ये भी क्या कहलाएगा, एलिमेंट्री स्टेप कहलाएगा, ठीक है। तो अब इस सिचुएशन में हम लोग ऑर्डर कैसे डिसाइड करेंगे, तो आपको हम बता दें कि किसी मल्टी स्टेप रिएक्शन का यानी कि किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है, ठीक है ना, वो हर एलिमेंट्री स्टेप के लिए नहीं निकलता है, वो मीनिंगलेस बात होगा। मल्टी स्टेप रिएक्शन में जो ऑर्डर निकलता है ओवरऑल रिएक्शन के लिए ऑर्डर निकालते हैं, ना कि इंडिविजुअल स्टेप्स के लिए, मतलब एलिमेंट्री स्टेप्स के लिए, ठीक है। तो अब हम लोग कैसे पता करेंगे कि इसका ऑर्डर जो है ना क्या होगा, तो फिर उस केस में जो है ना आपको स्टेप 1 में लिखा रहेगा कि ये जो स्टेप 1 में जो प्रोसेस हो रहा है वो स्लो है कि फास्ट है, स्लो है कि फास्ट है। फास्टेस्ट स्टेप रहेगा, स्लोएस्ट स्टेप, ऐसा आपको दिया रहेगा इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है तो फिर आप इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ये प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि ऑर्डर हमको कैसे पता चलेगा ओवरऑल रिएक्शन का। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है ना एक ओवरऑल रिएक्शन के लिए निकलता है, यदि एलिमेंट्री रिएक्शन है तो स्टोइकियोमेट्री के बराबर होगा, और यदि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो स्टोइकियोमेट्री के बराबर नहीं होगा, ठीक है। लेकिन कितना होगा इस बात मतलब जितना भी होगा वो ओवरऑल रिएक्शन के लिए रहेगा, हर स्टेप के लिए हम लोग ऑर्डर नहीं निकाल सकते, वो मीनिंगलेस बात होगा। तो अब इस केस में मान लिया जाए कि स्टेप 2 जो है ना वो स्लोएस्ट स्टेप है, वो कौन सा है, ऐसा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि इसमें जो ऐसे लिखा रहेगा, ये फास्ट लिखा रहेगा, ये भी फास्ट लिखा रहेगा, और ये लिख देगा आपको कौन सा, स्लो, ऐसे करके लिख देगा। तो पहला स्टेप फास्ट हो गया, दूसरा स्टेप स्लो, तीसरा स्टेप फास्ट। तो स्लो का एक ही स्टेप आया है ना, स्टेप नंबर 2। तो इस केस में आपको क्या करना है कि जब भी कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दे तो आप उसमें पहचानेंगे, पता करेंगे कि सबसे जो स्लोएस्ट स्टेप से कौन सा प्रोसेस हो रहा है, मतलब कौन सा रिएक्शन सबसे स्लो रेट से हो रहा है। तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसके हिसाब से स्टेप 2 क्या है, स्लोएस्ट स्टेप है, क्योंकि स्टेप 1 और 3 दोनों ही क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे, फास्ट है। तो इस केस में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकलेगा वो इस स्टेप के लिए निकलेगा जो स्लोएस्ट स्टेप होगा, और इस स्लोएस्ट स्टेप को कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या कहते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या कहेंगे हम लोग, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहेंगे, आरडीएस। क्या कहेंगे, आरडीएस, आरडीएक्स नहीं, आरडीएस, एस फॉर सुशांत सिंह राजपूत, ठीक है। हाँ, तो उसी तरह से आप यहाँ पर देखिए कि आरडीएस बोलना है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। आपसे पूछेगा कि व्हाट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो आपको बोलना है कि द स्लोएस्ट स्टेप इन्वॉल्व्ड इन अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो आप क्या कर सकते हैं कि किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए जब आपको ऑर्डर निकालना होगा तो जो स्लोएस्ट स्टेप होगा, स्लोएस्ट स्टेप में जो रिएक्टेंट इन्वॉल्व हो रहा है उसका जो स्टोइकियोमेट्री है वही उस रिएक्शन का ऑर्डर होगा, ओवरऑल रिएक्शन का। इसका ऑर्डर क्या है, मतलब नहीं, इसका स्टोइकियोमेट्री क्या है, मतलब नहीं है हमको, इसका क्या है, मतलब नहीं है। जो स्लोएस्ट स्टेप से होगा उसका मोलिकुलरिटी यानी कि उसका जो स्टोइकियोमेट्री है, मोलिकुलरिटी अभी छोड़ दीजिए, आप स्टोइकियोमेट्री देखिए, जो स्टोइकियोमेट्री है वही उसका क्या रहेगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन फॉर दिस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। समझ में आया, मतलब सिंपल रिएक्शन के लिए स्टोइकियोमेट्री के बराबर करना है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए आपको देखना है कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है, उस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स होंगे रिएक्टेंट्स के वही उसका क्या रहेगा, ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन रहेगा, ठीक है। इसमें हर स्टेप के लिए ऑर्डर नहीं निकाल सकते, मीनिंगलेस बात है। आप ऑर्डर जब भी निकालेंगे तो कंप्लीट प्रोसेस के लिए। हाँ पूछिए, क्या बोलना चाह रहे थे, नहीं कुछ, चलिए ठीक है, ये समझाते हैं कि जैसे क्या है, देखिएगा ध्यान से। ये तो बात था आपको ऑर्डर के बारे में। तो जब जैसे ही ऑर्डर आता है तो बात सीधा रेफर क्या कर देंगे, जाओ एक्सपेरिमेंट करो, पता करो ऑर्डर क्या है। तो अब इसी का जो है ना थ्योरेटिकल कंसेप्ट में क्या आया, मोलिकुलरिटी, मोलिकुलरिटी, ठीक है ना। इसको जो दिया गया था, मतलब जिन्होंने दिया था, ये वॉन टॉप साहब ने दिया था। देखो जिस समय ज्वाइन किया था उस समय 34 था, अभी दिख रहा है 31, बाकी 3 कहाँ गया।
ठीक है, अभी सबको लॉक करेंगे, ठहरो ना, अभी तो आकाश के साथ लड़ाई चल ही रहा है हमारा, फाइनल तो हो जाने दो लड़ाई। देखो इधर मोलिकुलरिटी और वॉन्टॉफ मतलब दिया गया था वॉन्टॉफ के द्वारा। अब इसमें मोलिकुलरिटी क्या है तो सुनना ध्यान से। एक थ्योरी है जो इस बात को एक्सप्लेन करता है कि कोई केमिकल रिएक्शन कैसे होता है। तो उसमें हम पहले भी कल भी जिक्र किए थे कि उसका नाम क्या है, कोलिजन थ्योरी। वो ये कहता है कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं, ठीक है ना। कोलिजन दो तरह का हो सकता है, एक होता है इफेक्टिव, दूसरा हो सकता है इनइफेक्टिव। यदि इफेक्टिव कोलिजन है तो प्रोडक्ट बनेगा, और कोलिजन यदि इनइफेक्टिव है तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। और ये इफेक्टिव इनइफेक्टिव किस आधार पे बात करते हैं कि रिएक्टेंट का एनर्जी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स या फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जिसका एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से के बराबर या फिर उससे क्या है ज्यादा, वो सब जब कोलाइड करेगा तो क्या बनाएगा, प्रोडक्ट। और जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिसका एनर्जी जो है ना थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम है रिएक्शन के, तो उस केस में वो इफेक्टिव कोलिजन नहीं देगा, प्रोडक्ट नहीं बनेगा। समझ में आया। तो उसी में मोलिकुलरिटी क्या आया कि जैसे कोई भी रिएक्शन हुआ तो इसके बारे में जो डिस्कशन हो रहा है, तो इसमें मोलिकुलरिटी में क्या डिफाइन करेंगे कि भाई जब कोई रिएक्शन हो रहा है तो उसमें कितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट मतलब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल किसी सिंगल स्टेप में एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या हो सकता है, एक मॉलिक्यूल, अब बोलेंगे सर एक मॉलिक्यूल कैसे कोलाइड करेगा, तो कोलाइड नहीं करेगा तो ब्रेक तो कर सकता है ना, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है ब्रेक तो कर सकता है ना, बोलिए। तो मतलब हुआ मोलिकुलरिटी को डिफाइन किया जाता है कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेटिंग इन इफेक्टिव कोलिजन, ठीक है ना, और टू प्रोड्यूस कौन सा प्रोडक्ट। मतलब इफेक्टिव कोलिजन में पार्टिसिपेट करने वाले जितने सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होंगे एलिमेंट्री स्टेप में, किसी सिंगल स्टेप में, ठीक है, उसी को हम लोग उस रिएक्शन का क्या कहते हैं, मोलिकुलरिटी कहते हैं। तो इस हिसाब से रिएक्शन जो हो सकता है ना, कितने तरह का हो सकता है, 3 तरह का हो सकता है, सिर्फ 3 तरह का। एक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन यानी कि जिसमें सिंगल मॉलिक्यूल कोलाइड करेगा, उस समय वो कोलाइड नहीं करेगा, ब्रेक करेगा एक्चुअली। दूसरा होता है बाइमोलिकुलर रिएक्शन, मतलब कि 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या होते हैं, एलिमेंट्री स्टेप में एक दूसरे से टकराते हैं और वो कोलिजन इफेक्टिव देगा और प्रोडक्ट बनाएगा। और तीसरा कौन सा होगा, बोलो ना, क्या बोले, ट्राइमोलिकुलर बोल सकते हैं, चलिए हाँ ठीक है। देखिए मतलब आप ऐसे समझिए कि आप लोग को जो एक्सिस बताया था ना केमिकल बॉन्डिंग में कि भाई बॉन्ड बनाने के लिए एटॉमिक ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होता है, कोवैलेंट के लिए बताए थे। तो एक्सिस वेल डिफाइंड कितना होता है हमारे पास, 3 x बाई जेड, 3 ही डायमेंशनल अभी जानते हैं ना हम लोग। तो इसका मतलब हुआ कि मान लो कोई x की तरफ से है, कोई y की तरफ से और कोई z की तरफ से है, तो एट ए टाइम किसी 3 ही डायरेक्शन से आ सकता है ना, 4th डायरेक्शन तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि मोलिकुलरिटी का मैक्सिमम वैल्यू 3 हो सकता है, 3 से ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि डायमेंशन हमारे पास 3 है। तो x से भी आया, y से भी आया, z से भी, तीनों एट द सेम टाइम टकराया, तो इससे ज्यादा चूंकि वेल डिफाइंड एक्सिस ही नहीं हमारे पास, तो उस केस में मोलिकुलरिटी 3 से ज्यादा नहीं होगा, जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 से ज्यादा होगा। मोलिकुलरिटी एक थ्योरेटिकल कांसेप्ट है, ऑर्डर क्या है, एक प्रैक्टिकल मतलब कि एक्सपेरिमेंटल कांसेप्ट है। किसी रिएक्शन का मोलिकुलरिटी ना तो फ्रैक्शन हो सकता है, ना तो 0 हो सकता है, ना तो नेगेटिव हो सकता है। मोलिकुलरिटी नेगेटिव होने का क्या मतलब हुआ कि मॉलिक्यूल जो है ना एक दूसरे से दूर चले गए। अरे मोलिकुलरिटी 0 नहीं हो सकता, 0 होने का मतलब क्या, कोई कोलाइड ही नहीं किया। तो ऐसे जब कोलाइड ही नहीं किया तो रिएक्शन किस बात का है भाई, ठीक है, या कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं शो किया तो रिएक्शन ही नहीं हुआ, कुछ है ये नहीं तो रिएक्शन ही नहीं हुआ। तो जब रिएक्शन ही नहीं हुआ तो मोलिकुलरिटी क्या, मीनिंगलेस बात होगा। तो मोलिकुलरिटी 0 नहीं हो सकता, मोलिकुलरिटी का नेगेटिव का कोई मतलब नहीं है, मोलिकुलरिटी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, इसलिए क्योंकि ये बताता है कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेटिंग इन द एलिमेंट्री रिएक्शन। तो अब जितना सारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टकराएगा, क्या बोलेंगे, 3.5 मॉलिक्यूल टकरा गया, 3.25 मॉलिक्यूल टकरा गया, 1.5 मॉलिक्यूल टकरा गए, ऐसे बोलेंगे आप लोग, नहीं ना बोल सकते। तो इसका मतलब हुआ ना तो 0 होगा, ना तो निगेटिव होगा, ना तो फ्रैक्शन में होगा। मोलिकुलरिटी का 3 ही वैल्यू पॉसिबल है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है, ठीक है।
और मोलिकुलरिटी, टेम्परेचर, प्रेशर कुछ भी कर लीजिए चेंज नहीं होगा। किसी रिएक्शन का मोलिकुलरिटी नहीं बदलता है, किसके साथ, टेम्परेचर और प्रेशर के साथ, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, बदल जाता है। ठीक है ना। सिंपल रिएक्शन का जो मोलिकुलरिटी होगा, आप इसमें फिर आएगा कि सिंपल रिएक्शन का मोलिकुलरिटी कैसे निकालेंगे, कॉम्प्लेक्स का कैसे निकालेंगे। तो सिंपल रिएक्शन का जो स्टोइकियोमेट्री है वही ऑर्डर है, वही मोलिकुलरिटी भी है। ठीक है। हम बोले कि यदि कोई रिएक्शन सिंगल स्टेप का है, सिंपल है, तो हाँ, तो जो उसका स्टोइकियोमेट्री है वही उसका ऑर्डर भी है और वही उसका मोलिकुलरिटी भी है। लेकिन यदि कोई रिएक्शन कॉम्प्लेक्स हो गया तो उस सिचुएशन में, किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जितने सारे एलिमेंट्री स्टेप्स रहेंगे, हर एलिमेंट्री स्टेप के लिए आप मोलिकुलरिटी निकाल सकते हैं। किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए जितने भी सारे स्टेप्स हैं, सबके एलिमेंट्री स्टेप्स हैं, सबके लिए आप मोलिकुलरिटी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन ओवरऑल पूरे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए जैसे ओवरऑल ऑर्डर निकाले थे, वैसे ओवरऑल मोलिकुलरिटी रिएक्शन का नहीं निकाल सकते, मीनिंगलेस बात होगा। नहीं समझा। जैसे हम अभी जो रिएक्शन लिखे थे ना, वो 2 स्टेप का था। क्या बोले, सिंपल रिएक्शन का ऑर्डर कभी फ्रैक्शन में नहीं आएगा। ऑर्डर फ्रैक्शन में आ रहा है, इसका मतलब वो रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है। किसी रिएक्शन का ऑर्डर फ्रैक्शन में आ रहा है, मतलब वो रिएक्शन कैसा, कॉम्प्लेक्स है। सिंपल रिएक्शन का ऑर्डर फ्रैक्शन में कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। अब मोलिकुलरिटी कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगा, चाहे सिंपल हो चाहे कॉम्प्लेक्स हो। जैसे हम बोले कि 2 स्टेप में रिएक्शन हुआ, स्टेप 1 बोले और दूसरा कौन सा बोले हैं, स्टेप 2। तो मान लीजिए कि इसको हम बोल रहे हैं स्लो, जैसे कि पहले हुआ था कार्बोकेटान बना था, और दूसरा जो स्टेप है वो कौन सा है, फास्ट है। ठीक है। तो आप इस स्टेप के लिए मोलिकुलरिटी निकाल सकते हैं, इस स्टेप के लिए भी मोलिकुलरिटी निकाल सकते हैं। लेकिन ओवरऑल पूछिएगा कि अल्कोहल ने HCl के साथ रिएक्शन किया तो प्रोडक्ट बनाया, तो इसका मोलिकुलरिटी क्या होगा 3 डिग्री अल्कोहल के लिए, तो बोल नहीं निकाल सकते, मीनिंगलेस बात होगा, गलत हो जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ईच एंड एवरी स्टेप्स के लिए हम लोग मोलिकुलरिटी निकाल सकते हैं, जबकि ईच एंड एवरी स्टेप्स के लिए ऑर्डर नहीं निकाल सकते हैं, सिर्फ रेट डिटरमाइनिंग के लिए निकाल सकते हैं। और दूसरा मोलिकुलरिटी हम लोग इसमें हर स्टेप के लिए तो निकाल सकते हैं, लेकिन ओवरऑल रिएक्शन के लिए मोलिकुलरिटी नहीं निकाल सकते, जबकि ऑर्डर क्या कर सकते हैं, ओवरऑल रिएक्शन के लिए ही निकालते हैं। और वो किसके इक्वल होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जो ऑर्डर आएगा उसी के इक्वल होगा। समझ में आया दोनों में कैसे क्या डिफरेंस है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए जितने सारे स्टेप्स होंगे, हर स्टेप के लिए आप इंडिविजुअली मोलिकुलरिटी बता सकते हैं, लेकिन आप ऑर्डर सबके लिए नहीं बता सकते। ठीक है। नेटवर्क चला गया था। हाँ, हम ये बोले कि किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मोलिकुलरिटी, उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जितने सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, सारे स्टेप्स के लिए इंडिविजुअली आप निकाल सकते हैं। स्टेप 1 का मोलिकुलरिटी निकाल सकते हैं, स्टेप 2 का, स्टेप 3 का, चाहे ये स्लो हो फास्ट हो, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप हर स्टेप के लिए ऑर्डर नहीं निकाल सकते। ऑर्डर सिर्फ कॉम्प्लेक्स के लिए किसके लिए निकाल सकते हैं, जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा बात ये है कि इसमें हर स्टेप का ऑर्डर नहीं निकलेगा, लेकिन मोलिकुलरिटी हर स्टेप का निकलेगा। और ओवरऑल मोलिकुलरिटी किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का नहीं होता है। ओवरऑल रिएक्शन के लिए, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मोलिकुलरिटी मीनिंगलेस बात है, नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए ओवरऑल जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है उसके लिए ऑर्डर निकाल सकते हैं, जो किसके बराबर होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जो ऑर्डर आ रहा है उसके इक्वल होगा। समझ में आया। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मोलिकुलरिटी क्या है, मीनिंगलेस बात है। मोलिकुलरिटी सिर्फ किसके लिए डिफाइन किया जा सकता है, एलिमेंट्री रिएक्शन या फिर एलिमेंट्री स्टेप के लिए, बाकी किसी के लिए नहीं। क्लियर हुआ, डिफरेंस क्लियर हुआ। आप प्रेशर, टेम्परेचर ये सब बदलने से मोलिकुलरिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना। यस सर। चलिए, ये था आपको ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, और सिंपल और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मोलिकुलरिटी कैसे निकालते हैं। अब एक बात, इंपॉर्टेंट बात सुन लीजिए। जो इंपॉर्टेंट बात बोलते हैं ना, वो आप लिखते जाइए। जो हम यहाँ पर बोल रहे हैं आप उसको लिखते भी जाएंगे, बाकी जो नोट्स है वो तो है ही। ठीक है। यदि कोई रिएक्शन दे दिया,
और उसमें मेंशन नहीं किया कि एलिमेंट्री है कि क्या है, और सीधा बोल दिया कि बताइए इसका इक्वेशन क्या होगा, कैसे निकालेंगे। तो यदि उस रिएक्शन का स्टोइकियोमेट्री 3 तक है तो हम ये मान लेंगे कि वो रिएक्शन कहाँ तक कौन सा है, एलिमेंट्री मान लेंगे, एज्यूम कर लेंगे कि एलिमेंट्री रिएक्शन है, क्योंकि जब तक एज्यूम नहीं करेंगे रिएक्शन का मैकेनिज्म दिया नहीं है, हमको पता चलेगा नहीं कि कौन सा इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, तो आगे बनेगा नहीं। ठीक है, अप टू 3 तक यदि आपसे कैलकुलेशन करवा रहा है, ठीक है ना, डेटा देके कैलकुलेशन करवा रहा है, तो ये आप मान लीजिए कि आपसे इसलिए करवाना चाहता है क्योंकि ये जूम कर लिया है कि रिएक्शन क्या है, एलिमेंट्री। तो जब मेंशन ना किया हुआ वो आपके किताब में, आपके लेवल में जो क्वेश्चन दिया उसमें मेंशन नहीं किया है, और स्टोइकियोमेट्री 3 तक है, 3 से ज्यादा नहीं है, 3 से ज्यादा जैसे ही होगा कॉम्प्लेक्स में बदल जाएगा, वो सिंपल नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो उस केस में आप मान के चलेंगे कि वो क्या है, सिंगल स्टेप रिएक्शन, और जनरली इसमें 1 और 2 रहेगा स्टोइकियोमेट्री। ठीक है, 3 नहीं जाएगा, जनरली 1 और 2 रहेगा। हाँ, आप पूछो क्या पूछना चाह रहे थे। 2 वाला में मान लीजिए ले दिया रहता तो सिंगल मानता। हाँ, यदि डेटा दे दिया और नहीं दिया कोई इन्फॉर्मेशन, तो या तो हमको जो है ना वो जानना चाहता है कि ये रिएक्शन जो है ना ये बच्चा जानता है कि नहीं। ठीक है, नहीं समझे। हाँ, और यदि वो उस हिसाब से देगा तो तुम्हारा गलत हो जाएगा, फिर तो संभव ही नहीं तुम निकाल पाओगे। कोई रिएक्शन दे दिया हमको, जैसा क्या बोले, मतलब रिएक्शन के बारे में जानना जरूरी है। किसका एग्जांपल दे, ये इस टाइप के क्वेश्चन का, मतलब किस टाइप का बोलिएगा ना, कि जिसमें ना दिया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या फिर उसका स्टेप नहीं लिखा। हाँ, आपके बुक में ढेर सारा सवाल दिया होगा, एनसीईआरटी में देख लीजिए, या फिर आकाश में जो दिया होगा उसमें भी दिया होगा, देख लीजिएगा, बाकी तो हम बताएंगे ही। अभी ऑर्डर का एक्सप्लेन खत्म। मॉलिक्यूलर बायोमॉलिक्यूलर का एग्जांपल दीजिए तो। क्या बोले, यूनिमॉलिक्यूलर बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शंस का एग्जांपल है। हाँ, बहुत सारे एग्जांपल है, ऐसे सारे रिएक्शन जिसका जो है ना एलिमेंट्री रिएक्शन है, ऑर्डर कितना हो जाए 1, तो यूनिमोलिकुलर होगा। नहीं समझे, हम बोले कि ऐसे सारे रिएक्शन जो सिंपल हो और साथ में उसका ऑर्डर कितना हो 1, तो वो यूनिमोलिकुलर भी होगा और साथ में उसका ऑर्डर भी 1 रहेगा। ठीक है, और एनसीईआरटी में जितना भी आपको रिएक्शन दिया हुआ है कि इसका ऑर्डर इतना है, इसका ऑर्डर इतना है, या इसका मोलिकुलरिटी इतना है, वो आपको याद रखना है। ऐसे आप कोई भी रिएक्शन दे देंगे और पूछेंगे कि बताइए इसका ऑर्डर क्या है, तो बताना पॉसिबल नहीं है, ना मेरे लिए, ना आपके लिए, ना किसी और के लिए, संभव ही नहीं है। ठीक है ना, वो हम लिखा देंगे, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो सब हम लिखा देंगे। ठीक है, अभी डिस्कस करेंगे, ऑर्डर खत्म क्या हुआ है, अभी तो शुरू हुआ है, ये ऑर्डर का थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, बाकी इसका तो सारा कैलकुलेशन अभी करवाएंगे। ठीक है, चलिए, अभी मेनली जानना था कि ऑर्डर क्या होता है, मोलिकुलरिटी क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, चलिए देखिए अब आगे।